इस सत्र में जो वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमान विपिन माहेश्वरी जी, जो कि आईपीएस हैं, 1990 बैच के, आप मंचासीन हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री विजय पांडे जी, जो कि पूर्व महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर तथा पूर्व अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, आपसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मंचासीन हो। आदरणीय विजय पांडे जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री सुशील जी भाई साहब को। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 20 वर्षों से अधिक से कार्यकर्ता हैं, विभिन्न प्रांतों में काम के रूप में कार्य किया है और भारतीय प्रशासनिक सेवा आपने पास की है, लेकिन सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए आपने अपना जीवन अर्पण किया है, तो आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियां। मैं सर्वप्रथम आदरणीय दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं, भैया जी, कि आप आए और पुस्तक प्रदान कर स्वागत। आप स्वागत करें आदरणीय श्रीमान विपिन माहेश्वरी जी का, जो कि आईपीएस 1990 से वर्तमान से हैं, वर्तमान में एडीजी मध्य प्रदेश शासन। आपने भारत सरकार का वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है, मेरिटोरियस भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सम्मान, उत्कृष्ट सेवा के लिए भी आप भारत सरकार से सम्मानित हैं। और जब 21 आतंकवादियों को आपने पकड़ा, उस समय आपको मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपनी रिवाल्वर दी गई, ये बहुत बड़ा सम्मान आपने प्राप्त किया है। इसी कड़ी में आदरणीय श्री विजय पांडे जी का स्वागत आप पुस्तक श्री राजेंद्र जी दीक्षित जी, जो कि पूर्व प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं और आप भाई जी के नाम से मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आदरणीय सुशील हो गया। तो अब एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाई जाएगी 12 नंबर पर, जो है हमारे तकनीकी सहायक हैं, उनसे अनुरोध है कि एक मन की बात की क्लिप करेंगे, इसके बाद उद्बोधन प्रारंभ। मन की बात का ये 12वां एपिसोड, हाँ। और इस हिसाब से देखें तो 1 साल बीत गया। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को पहली बार मुझे मन की बात करने का सौभाग्य मिला था। मन की बात 1 वर्ष अनेक बातें, मैं नहीं जानता हूं कि आपने क्या पाया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं मैंने बहुत कुछ पाया। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मूलभूत सोच रही है और उसके कारण जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूं कि हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा
जनशक्ति अपरंपार होती है। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जनता जनार्दन ये ईश्वर का ही अंश होता है। मैं मन की बात के मेरे अनुभवों से कह सकता हूं कि हमारे उस पूर्वजों की सोच में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। मन की बात के लिए मैं लोगों से सुझाव मांगता था और शायद हर बार कोई या 4 सुझाव को ही हाथ लगा पाता था, लेकिन लाखों की तादाद में लोग सक्रिय होकर के मुझे सुझाव देते रहते थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वरना प्रधानमंत्री को संदेश दिया, mygov.in पर लिख दिया, चिट्ठी भेज दी, लेकिन एक बार भी हमारा मौका नहीं मिला तो कोई भी व्यक्ति निराश हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, मुझे लाखों पत्रों ने एक बहुत बड़ा पार्ट भी पढ़ाया। सरकार के अनेक बारीक कठिनाइयों के विषय में मुझे जानकारी मिलती रही और मैं आकाशवाणी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इन सुझावों को सिर्फ एक कागज नहीं माना, एक जन सामान्य के आकांक्षा माना। उन्होंने इसके बाद कार्यक्रम किए, सरकार के भिन्न भिन्न विभागों को आकाशवाणी में बुलाया और जनता जनार्दन ने जो बातें कही थी उनके सामने रखी, कुछ बातों का निराकरण करने का प्रयास किया। सरकार के भी हमारे भिन्न भिन्न विभागों ने लोगों के इन पत्रों का एनालिसिस किया और वो कौन सी बातें हैं कि जो पॉलिसी मेटर है, वो कौन सी बातें हैं जो पर्सन के कारण परेशानी है, वो कौन सी बातें हैं जो सरकार के ध्यान में ही नहीं है। बहुत सी बातें ग्रासरूट लेवल से सरकार के पास आने लगी और ये बात सही है कि गवर्नेंस का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जानकारी नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए और मार्गदर्शन ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए। ये जानकारियों का स्रोत मन की बात बन जाएगा, ये कहा सोचा था किसी ने, लेकिन ये हो गया। और उसी प्रकार से मन की बात ने समाज शक्ति की अभिव्यक्ति का एक अवसर बना दिया। मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि सेल्फी विद डॉटर, और सारी दुनिया अचरज हो गई। शायद दुनिया के सभी देशों से किसी न किसी ने लाखों की तादाद में सेल्फी विद डॉटर, और बेटी को क्या गरिमा मिल गई। और जब वो सेल्फी विद डॉटर करता था तब अपनी बेटी का तो हौसला बुलंद करता था, लेकिन अपने भीतर भी एक कमिटमेंट पैदा करता था। जब लोग देखते थे उनको भी लगता था कि बेटियों के प्रति उदासीनता अब छोड़नी होगी। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। भारत के टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे ही नागरिकों को कहा था, इनक्रेडिबल इंडिया, कि भाई आप भी तो जाते हो, जब कोई अच्छी तस्वीरें तो भेज देना, मैं देखूंगा। यूं ही हल्की फुल्की बात की थी, लेकिन क्या बड़ा गजब हो गया। लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हर कोने की ऐसी ऐसी तस्वीरें लोगों ने भेजी। शायद भारत सरकार के टूरिज्म ने, राज्य सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास ऐसी ऐसी विरासतें हैं। एक प्लेटफॉर्म पर सब चीजें आई और सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लोगों ने काम को बढ़ा दिया। मुझे खुशी तो तब हुई कि पिछले अक्टूबर महीने के पहले मेरी जब पहली मन की बात थी तो मैंने गांधी जयंती का उल्लेख किया था और लोगों को ऐसे ही मैंने प्रार्थना की थी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती हम मना रहे हैं। एक समय था खादी फॉर नेशन, क्या समय का तकाजा नहीं है कि खादी फॉर फैशन। और लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप खादी खरीदिए, थोड़ा बहुत कीजिए। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि पिछले 1 वर्ष में करीब करीब खादी की बिक्री डबल हुई है। अब ये कोई सरकारी एडवर्टाइजमेंट से नहीं हुआ है, अरबों खरबों रुपया खर्च करके नहीं हुआ है। जनशक्ति का एहसास, एक अनुभूति। एक बार मैंने मन की बात में कहा था, गरीब के घर में चूल्हा जलता है, बच्चे रोते रहते हैं, गरीब मां, क्या उसे गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? और मैंने संपन्न लोगों से प्रार्थना की थी कि आप सब्सिडी सरेंडर नहीं कर सकते क्या? सोचिए।
और मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी है। और ये अमीर लोग नहीं है। एक टीवी चैनल पे मैंने देखा था कि एक रिटायर्ड टीचर, विधवा महिला, वो कतार में खड़ी थी सब्सिडी छोड़ने के लिए। समाज के सामान्य जन भी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, जिनके लिए सब्सिडी छोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसे लोगों ने छोड़ा। क्या ये साइलेंट रिवॉल्यूशन नहीं है? क्या ये जनशक्ति के दर्शन नहीं है? सरकारों ने भी सबक सीखना होगा कि हमारी सरकारी चौखट में जो काम होता है, उस चौखट के बाद एक बहुत बड़ी जनशक्ति का एक सामर्थ्यवान, ऊर्जावान और संकल्पवान समाज है। सरकारें जितनी समाज से जुड़ करके चलती हैं, उतनी ज्यादा समाज में परिवर्तन के लिए एक अच्छी कैटलिस्ट एजेंट का रूप में काम कर सकती है। मन की बात में मुझे सब जिन चीजों में मेरा भरोसा था, लेकिन आज वो विश्वास में पलट गया, श्रद्धा में पलट गया। और मैं इसलिए आज मन की बात के माध्यम से फिर एक बार जनशक्ति को शत शत वंदन करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। हर छोटी बात को अपनी बना ली और देश की भलाई के लिए अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? मन की बात में इस बार मैंने एक नया प्रयोग करने के लिए सोचा। मैंने देश के नागरिकों से प्रार्थना की थी कि आप टेलीफोन करके अपने सवाल, अपने सुझाव दर्ज करवाइए। मैं मन की बात में उस पर ध्यान दूंगा। कृपया पूर्ण हो गई है। अब मैं आदरणीय श्रीमान विपिन माहेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूं कि ये मनोगत में से अपने मनोगतों को हम सभी के समक्ष उपस्थापित करें। धन्यवाद। यहाँ पर मंच पर उपस्थित अत्यंत सम्मानित मंच के सामने बैठे सभी अत्यंत सम्मानित अतिथिगण तथा प्यारे बच्चों, यहाँ काफी अधिक संख्या में बच्चियां उपस्थित दिख रही हैं। ये जो आप मन की बात अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुन रहे थे, सितंबर 2015 में 12वें नंबर एपिसोड की सुनाई गई। इसमें जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी, इसमें जनशक्ति। मैं 33 साल से पुलिस विभाग में हूं और मेरे को एक साथी यहाँ दिख रहे हैं पुलिस विभाग से एक कार्य कर रहे हैं। पुलिस विभाग का बहुत ही अतरंग संबंध, हमारा मतलब रोजमर्रा का जो कार्य होता है उसमें समाज और जनशक्ति से बहुत ही संबंध रहता है। भारत में जैसा आपको विदित होगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है। ये आबादी आज दुनिया में नंबर 1 पर हो गए हैं। इसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अच्छाई ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आज की तारीख में अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं या कहीं पर भी आप देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में रिसोर्स, संसाधन किसी भी देश में क्या हो सकता है, उस देश में सबसे बड़ा संसाधन जो है उसकी मैन पावर होती है, उसकी आबादी होती है। और सबसे बड़ा हमारे पास फायदा यह है कि इतनी बड़ी आबादी के साथ हमारे पास सबसे बड़ी संख्या में स्किल्ड मैन पावर है, जो कि कुशल जिसको बोलते हैं उसकी मैन पावर है। और उसकी आज आप सबने देखा ही होगा कि चंद्रयान जो है आज मून
पर आया है। तो इसका जो एक बहुत बड़ी सफलता हमारी ये जनशक्ति है, हमारा ये रिसोर्स है कि हमारे पास इतने उच्च दर्जे के साइंटिस्ट हैं जो इसको कर पाए। जो किसी भी देश ने जो साउथ साइड में चंद्रयान को उतरना था वो किसी भी देश में नहीं हुआ था, ये पहली बार वर्ल्ड में भारत ने किया। इसी प्रकार के अगर आप लोग, आजकल मुझे मालूम है सब बच्चे बहुत व्हाट्सएप और इंटरनेट के काफी फ्रेंडली हैं। अगर आप देखेंगे और बहुत समय से व्हाट्सएप पे ये भी चल रहा है कि अगर जो आज की विश्व की जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओज का जब पूछते हैं तो सबसे ज्यादा भारतवंशी, भारत के मूल निवासी पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी में जब वो दूसरे देशों में चले गए वो ही आज उनको लीड कर रहे हैं। तो ये भी एक हमारी उस जनशक्ति की सफलता की बात है। तो ये तो पॉजिटिव साइड हुए, लेकिन जो हमारी जनशक्ति को हम किस प्रकार से देश की उन्नति के लिए उपयोग कर सकें। इतनी बड़ी जनशक्ति के बावजूद भी हम जो डेवलप्ड नेशन बोलते हैं, जिन्हें विकसित नेशंस बोलते हैं, जिन्हें विकसित देश बोलते हैं, विकसित विश्व बोलते हैं, उसमें अभी भी हम बहुत पीछे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। ये बहुत अलग विषय है कि अभी हमें केवल 73-77 साल हुए हैं जिसमें कि हमने आजादी ली है, और जबकि दूसरे देश 250, 350, 400 साल। लेकिन जितने भी साल हैं उसको हम इस बात को लेकर बैठ नहीं सकते हैं कि हम क्या करेंगे। जो हमारी इतनी बड़ी जनशक्ति है उसको किस प्रकार हमको उपयोग करना है जिससे कि हमारा देश उन्नति कर सके। उसकी बहुत छोटी छोटी बातें इस मन की बात एपिसोड में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताई। जैसा उन्होंने इसमें आप लोगों को पूरी नहीं सुनाई है, लेकिन जो मैंने सुनी थी उसमें उन्होंने बड़ी एक बहुत ही सिंपल सी बात बोली। खादी की बात इसमें बताई थी, जो एक बहुत सिंपल बात बताई कि उनको किसी बच्ची ने ये बताया कि साहब आप मन की बात में ये बात बोले कि जो दिवाली आएगी, ये सितंबर में एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था, और जब दिवाली 2 महीने बाद आएगी तो आप सबको बोलिए कि जो हमारे देश में जो मिट्टी के दिए बनते हैं उनका उपयोग करें रादर देन दूसरी लाइट्स और दूसरी चीजों का। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं कि जनशक्ति को, इतनी बड़ी आबादी को जो इतनी पावरफुल है आज देश में, आप ये भी देखेंगे जो बच्चे अखबार पढ़ते होंगे उसमें देखते होंगे कि दूसरे देशों में, विशेष रूप से यूरोपियन नेशंस में बहुत ज्यादा मुद्रा स्फीति है, इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा हाई है। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी हुई नहीं थी। अमेरिका जिसमें आप सुनते हैं उसमें भी बहुत इन्फ्लेशन आई है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उनको जो कोविड हुआ था उसके दौरान जो उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हुई उनसे वो लोग उबर नहीं पाए, जबकि हम लोग उससे उबर पा रहे हैं। भारत में उन सब समस्याओं को हैंडल कर लिया है, उनसे निकल रहे हैं, और हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है क्योंकि जो हमारे पास आबादी है वो एक बहुत बड़ा मार्केट भी क्रिएट करता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उस मार्केट में ही इतनी ज्यादा, खुद में ही इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो बहुत सारी चीजों को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो इस जनशक्ति को, इस मार्केट को हम कैसे कैप्चर करें? अभी आपने बहुत देखा होगा कि एप्पल कंपनी सुना होगा, आप लोगों ने, काफी बच्चों ने सुना होगा। कितने बच्चों ने एप्पल कंपनी सुना है? अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने सुना। दैट्स गुड। एप्पल कंपनी जो है पहले भारत आने को तैयार नहीं होती थी, अब उन्होंने यहाँ पर बेंगलोर में प्लांट लगा रहे हैं। ये हमारी ताकत का एहसास है। इसी प्रकार आपने टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला कुछ बच्चों ने सुना है। टेस्ला वो कंपनी है जो बहुत ही वर्ल्ड की, कह सकते हैं कि शुरू की नंबर 5 कंपनियों में आती है, जो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड इक्विपमेंट बनाते हैं। वो आदमी को चंद्रमा पे एज ए टूरिस्ट ले जाने की क्षमता रखने की बात करते हैं कि थोड़े दिनों में वो इस प्रकार का स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जिसमें आदमी को लेकर जाएंगे, चंद्रमा पे घुमा के लाएंगे और फिर वापस इंडिया में ले आएंगे। इसी प्रकार उन्होंने जो कारें बनाई हैं, जो अभी तक कारें जो पेट्रोल से चलती थी, आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं। तो
तो उसने जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाई है वो बहुत उन्नत किस्म की इलेक्ट्रिक कार्स बनाई है। वो कंपनी जो अभी तक केवल उन्नत देशों में ही आती थी, अब वो भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से यहाँ पर आकर के अपनी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। तो अगेन ये भी हमारे देश की ताकत की बात करते हैं कि जो कंपनियां पहले इंडिया आने से कतराते थे वो आजकल हमारे पास आ रहे हैं कि किसी तरह से भी यहाँ पर उनको बिजनेस मिले और यहाँ पर अपना वो बेस सेटअप करें और जिससे कि वो जो एशिया रीजन है उसमें वो अपना मार्केट डेवलप कर सके। हमारे पास जो देश में IITs हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, चाहे वो वर्ल्ड के जो वैसे नंबरिंग देखते हैं तो आप उसमें कहीं बहुत पीछे पाते हैं, लेकिन उनके जो छात्र हैं वो आज किसी भी आप देश में जाएंगे तो वहां पर आपको शिखर पे ही मिलेंगे। ये सब बातें जो है हमारी ताकत को बताता है और ये ताकत जो है केवल हमारी समाज से ही आती है। अब इस समाज की ताकत के साथ साथ हम कई बार ये बात बोलते हैं कि साहब हमको जो यहाँ पर व्यवस्थाएं चाहिए होती है वो तो साहब इंग्लैंड जैसी और लंदन जैसी होनी चाहिए। जैसे कि विशेष रूप से जब मैं सोचता हूँ तो हमको पुलिस में सुनने को मिलता है कि साहब हमारी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड जैसी होनी चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन समाज के जो गवर्नेंस की बात करी, जो सरकार के विभिन्न अंगों की बात करी कि हमको कैसे काम करना चाहिए, उसके साथ ये भी जरूरी है कि हमारे समाज को भी कैसे काम होना चाहिए। केवल ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है, हम लोग भी समाज से ही आते हैं। तो सरकार के विभिन्न गवर्नेंस वाले पार्ट्स हैं वो भी सरकार से आते हैं। कई बार हम लोग पॉलिटिशियंस को भी बड़ी नेगेटिव बात बोलते हैं, पॉलिटिशियन भी उसी समाज से आते हैं जिससे हम और आप आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपनी बात करें। बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, मैं तो घर से ही बात शुरू करता हूँ। कई बार घर में सुनाई पड़ता है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही बताते हैं। और जब कोई ऐसा अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाता है तो पिताजी या माताजी बच्चे को ही बोलते हैं बेटा जाके बोल देना कि वो पिताजी घर पे नहीं। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे समाज की बनाने की। और अगर हम समाज ऐसा बनाएंगे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, जो देश में किस प्रकार से उन्नति होगी वो समझता है, तो फिर हम ही तभी देश आगे बढ़ सकता है। मुझे ध्यान है जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स बताते थे कि जापान में जब स्ट्राइक होती है तो वहां पे काम बंद नहीं हो जाता है। मुझे मालूम नहीं सही बात है नहीं है, लेकिन ऐसा हमको पढ़ाया जाता था कि वहां जब स्ट्राइक होती थी तो काम बंद नहीं हो जाता फैक्ट्री में, उल्टा वहां प्रोडक्शन दुगना कर देते हैं, ऐसी बात बताई जाती थी। तो ये राष्ट्रीयता की बात है। हम लोग तो अगर राष्ट्रगान बज रहा होता है तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या सीट से उठेंगे, हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे इस वाली जो मन की बात हुई थी इसमें स्वच्छता की बात करी, उनको किसी बच्चे ने बोला कि साहब हर मोहल्ले में आपको डस्टबिन लगाने चाहिए। आजकल बहुत जो टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं उसमें बहुत सारे उससे पहले जो ऐड आते हैं उसमें वो बहुत ये दिखाते हैं कि वो कार से बाहर कूड़ा फेंकता है और बच्चा उठा करके उसको डस्टबिन में डाल के आता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम इनको फॉलो करेंगे, इन पे ध्यान देंगे, तभी हमारी जो इतनी अपार शक्ति है उसका सही उपयोग हो पाएगा और उसको हम देश की उन्नति, देश के बढ़ाने में उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू। ये मैंने अपने विचार रखे जो मैं सोचता हूं, क्योंकि एक ये मोनोलॉग नहीं है, ये एक तरफी बातचीत नहीं है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। तो मुझसे आप ऐसी जानकारी चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा ये विश्वास रहा है कि
टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई एक तरफा नहीं होना चाहिए। और जब हम आपस में बात शेयर कर रहे हैं तो आपकी बात भी सुनी जानी चाहिए, और आपकी कोई बात हो तो हमको भी फायदा होना चाहिए। बिल्कुल बताइए आप प्लीज। जनशक्ति की बात है तो मैं वही बताना चाह रहा था कि कोविड का टाइम था, पहली बार लॉकडाउन लगा था 23 मार्च 2020। तो स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा तो स्टार्टिंग में तो सबने एंजॉय किया उसको कि भाई चलिए ठीक है, छुट्टियां हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, फैमिली को टाइम देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो टाइम बीतता गया थोड़ा लोगों के अंदर डिप्रेशन भी आने लगा और लोगों को लगने लगा कि हम काम पे नहीं जा रहे हैं, हमारा पैसा जो सेविंग है वो भी खत्म हो रही है और काम पे पता नहीं कब जाएंगे, और घर पे भी थोड़ा कलह क्लेश और इरिटेशन होने लगा। तो सर हमने क्या है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए फेसबुक पे ग्रुप बनाया भोपाल सिटी लाइव नाम से, और हमने उसमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए लोगों को जुड़ना चालू किया। पहले दिन ही उसमें 5000 लोग जुड़ गए, आज लगभग उसमें 90000 लोग हैं। और तब से ही मतलब किसी को भी उस वक्त हॉस्पिटल में किसी को बेड की आवश्यकता पड़ती थी, किसी को मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती थी, किसी को ब्लड की, किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, तो उस वक्त हमारे ग्रुप से खाने तक की व्यवस्था हमने लगा था। 41 डेज तक मेरे घर पे किचन बना करके 200 लोगों को डेली हमने खाना सर्व किया हॉस्पिटल के बाहर, जो अटेंडेंट होते थे उनको लॉकडाउन में खाना देने के लिए। और इसी प्रकार सर मतलब आज हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 90,000 लोग हैं, और यहाँ भी काफी सारे मेंबर होंगे भोपाल सिटी लाइव के हैं, काफी कुछ लोग भी यहाँ पर भी हैं। और मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब मोदी जी जो हमको बताते हैं या जो मन की बात में उन्होंने कहा है कि जनशक्ति जो होती है लोगों को, आज मतलब भोपाल में किसी को भी जॉब की जरूरत है, किसी को भी कोई भी चीज की जरूरत होती है तो हमारे ग्रुप में पोस्ट करता है, उसकी समस्या का निराकरण काफी हद तक हो जाता है। तो ये मतलब सोशल मीडिया का प्रयोग करके हमने थोड़ा सा सबके साथ में ये कार्य किया है। थैंक यू। आपका प्रयोग बिल्कुल ही अनुकरणीय है। मतलब अगर आप ऐसा देखेंगे जनशक्ति की, तो वर्ल्ड में जनशक्ति देखेंगे तो कई रेवोल्यूशंस हुई हैं जो जनता ने लीड करी और बड़े बड़े राजाओं को हटा दिया गया। और जिसमें जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन थी वो थी 1787 में और 18th सेंचुरी की फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस समय जो राजा थे वहां के बहुत ताकतवर थे, लेकिन जनता ने उनको फाड़ के फेंक दिया था। तो जनशक्ति की तो कोई ताकत की बात ही नहीं है। सही बात तो ये है कि उस जनशक्ति की जो पावर है उसको सही तरह से चैनलाइज किया जाए और उसका सही प्रकार से देश की भविष्य निर्माण में किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये हमारे पीछे जो हमारी भावी पीढ़ी बैठी है, अगर इस बात को समझ लेंगे तो मेरा ख्याल हम लोग निश्चित रूप से अगले 10-15 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने जिन सरोकारों से इस भावी पीढ़ी को जोड़ा है, निश्चित रूप से वह उसको पूर्ण करेगी। और यह सत्य है कि आदरणीय श्रीमान विपिन माहेश्वरी जी ने, जो कि एडीजी मध्य प्रदेश शासन है, व्यस्ततम समय से समय निकालकर हम सबके बीच में ऐतिहासिक, सामाजिक एवं अन्य सरोकारों को मन की बात के रूप में रखा। उसके लिए निश्चित रूप से आदरणीय आप साधुवाद के पात्र हैं और हम सभी हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी तारतम्य में स्पर्श द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पर। आप भोपाल एक शाम टीम से एक साथ टीम से हैं, थोड़ा सा 2 शब्द कुछ कहना चाहते हैं। हम सभी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ, मैं पहले मंच पे हमारे जितने समस्त सदस्य, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको अवसर मिला कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सब यहाँ सुन सके। और मन की बात के साथ अगर हम देखते हैं तो आज एक मन की हमारी मुराद भी पूरी हो गई है कि चंद्रयान ने अच्छी लैंडिंग कर ली। तो एक बार मैं चाहता हूँ सारे लोग मिलके एक बार भारत माता की जय के नारे लगाएं, उसके साथ हम आज की घोष की शुरुआत। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन समस्त जो हमारे आदरणीय लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आज भोपाल के कई विधाओं के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। मनोज मोदी जी मंडीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हैं,
आनंद शर्मा जी भोपाल सिटी लाइव से हैं, मुनव्वर खान जी काफी वरिष्ठ समाज सेवी हैं हमारे साथ, यहाँ पे नीता मनमानी जी हैं, शशांक गर्ग जी हैं हमारे साथ, यहाँ पे रश्मि गोलिया जी हैं और भोपाल एक साथ टीम के सब सदस्य हैं। इस टीम का नाम ही हमने सर बेस्ट के रूप में दिया है, भोपाल एक साथ टीम। सो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भोपाल का किस तरह से आज विकास हो सके राजधानी के तौर पे, क्योंकि एक शहर के रूप में तो हम आज विकास कर रहे हैं, बट राजधानी के रूप में जो विकास होना है वो कहीं ना कहीं अगर हम और कर लें तो वो सारी चीजें हमारे लिए पूर्ण हो सके। सो आज समस्त विधाओं के लोगों ने एक इस टीम का गठन किया जिसमें ये गैर राजनीतिक और गैर पद की फोरम है, जिसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है और किसी का कोई पद नहीं है। और हमने भोपाल को लेके कुछ मांगे यहाँ पे उठाई थी, जिसमें हमने कहा कि भोपाल में सबसे पहले सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर मध्य प्रदेश का होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश का कोई भी बड़ा आयोजन है वो सबसे पहले भोपाल में है। और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे लिए यहाँ पे इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल गौरव दिवस के दिन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, तो इसलिए भी आप लोग तालियां बजा सकते हैं। भोपाल को लेकर हमने 3-4 मांगे और दी थी सर की इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, तो उसके लिए भी टीम मिलकर काम कर रही है। सो आज का हमारा जो यहाँ का पूरा ये जो वार्तालाप आप लोगों के साथ मन की बात के माध्यम से हो रहा है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। मैं अपनी टीम को भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये पूरा अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है, जिसमें 100 घंटे तक लगातार आज ये पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनेगा कि 99 एपिसोड चलेंगे और फिर उसके बाद 100 एपिसोड होगा। और ये अपने आप में एक विश्व में कीर्तिमान जैसे आज स्थापित हुआ है चंद्रयान के रूप में, उसी तरह ये भी एक हमारे लिए कीर्तिमान स्थापित होगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है और जो भोपाल की मन की बात है, आज उसका समागम यहाँ पे हम सबके बीच में हो रहा है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल के आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं। और आने वाले वक्ताओं को भी मैं बताऊंगा कि सर एंड में जब हमारे यहाँ पे इनका सेशन रहता है ऑडियंस का, तो उनका भोपाल को लेकर ही सुझाव भी है जिसको बताना चाहेंगे। सुधीर आजाद जी ने एक बहुत अच्छी भोपाल को लेकर नज्म भी लिखी थी, जो उन्होंने बहुत अच्छी नरेट की थी, तो अगर वो भी हमें मौका मिला तो उसके बारे में भी जानेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग में आने के लिए, और आपके जो भी सुझाव रहे भोपाल को लेके, जब हमारे सारे वक्तागण बोल रहे हैं आप लोग अपने सुझाव भोपाल को लेके दे सकते हैं, जिन्हें हम आगे अपने जितने भी अधिकारी गण हैं उन्हें लेके पहुंचाना रहेंगे। सर क्योंकि आप पुलिस से आते हैं, एडीजी हैं हमारे लिए, क्योंकि अभी हमने ग्रुप में एक सर्वे भी करवाया था, आनंद भाई ने भी अपने ग्रुप में भोपाल की समस्याओं को लेके किया था, सभी लोग कर रहे थे, और एक जो समस्या कॉमन निकली है वो भोपाल में ट्रैफिक की। सब मानते हैं? अगर मानते हैं तो हाथ उठा दें। तो सर उसका निराकरण आप लोगों से हम चाहेंगे कि उस पर कुछ हम निराकरण कर सके, क्योंकि भोपाल में कहीं से अगर जाना है कहीं तो 20-30 मिनट का रास्ता होता था, अब वो 1 घंटे का होता जा रहा है। तो आपके माध्यम से कैसे इस चीज को पूर्ण किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद, आपने एक बड़ी ज्वलंत समस्या रखी है, लेकिन मैं आपको एक ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी शहर जब बढ़ रहे हैं तो ये हमेशा एक शहर के विकास की भी बात है कि ट्रैफिक ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। मैं जब यहाँ पर 2004 में एसपी भोपाल था, जो आप कह रहे हैं उस समय की ट्रैफिक और अब की ट्रैफिक में बहुत अंतर आ गया है। अभी मैं थोड़े दिन पहले 6-7 साल पहले इंदौर में आईजी था, तो वहां पर भी इस तरह के ट्रैफिक के सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे। हमने सभी एसोसिएशन को जोड़ा था, करीबन 200 एसोसिएशन आई, और वहां पर एक बहुत ही सफल प्रयोग हुआ था, जो मेरे हिसाब से भोपाल में भी अपने को करना चाहिए। सभी एसोसिएशंस को बोला गया था कि वो अपने जो भी, जैसे मंडी एसोसिएशन थी, उनको ये बोला गया था कि आप अपने आस पड़ोस का जो भी चौराया है, जो मंडी से लगा हुआ चौराहा है, आप उसका मेंटेनेंस आप ले लें, बिकॉज ना तो नगर निगम के पास रिसोर्सेज सफिशिएंट है, ना पुलिस विभाग के पास रिसोर्सेज सफिशिएंट, और यहाँ आपकी जनशक्ति का उपयोग हमको करना पड़ेगा। तो कई एसोसिएशंस वहां पे आई थी, और सबने, जैसे कोई हॉस्पिटल एसोसिएशन थी, उनका जो हॉस्पिटल वाले थे, उन्होंने बोला था कि हम सामने का हम चौराया ले लेंगे साल भर के। इस प्रकार का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, और एज यूजुअल यू नो कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, and neither the Nagar Nigam is able to cater it, nor the police department. So again, the public has to come forward. We will support them, we will guide them, we will involve ourselves with them. Tabhi we can solve it out, and then we can really improve our system.
बहुत ही सुंदर ढंग से सर ने इस जिज्ञासा को समन किया और मैं और ऑडियंस जो हमारे नौनिहाल हैं, छात्र हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आपके मन में भी जो जिज्ञासा हो निश्चित रूप से आप रखें। आप पुलिस विभाग के संबंध में भी पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है मैंने इस प्रकार के बच्चों के सेमिनार करीबन 100 स्कूलों में लिए थे, कॉलेजेस और स्कूलों में। और ये भी मुझे मालूम है कि अगर आपसे अभी पूछूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स टीवी पे देखते हैं तो 100% हाथ उठेंगे। वो जो सीआईडी है, अभिजीत इंस्पेक्टर और वो दया और मेरे ख्याल बहुत सारे सनसनी और पता नहीं कौन कौन से टीवी के सीरियल्स आते हैं। और जितने बच्चों को होता है उनको पुलिस के संबंध में बहुत सारी जिज्ञासा रहती है कि साहब ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक्स गवर्नमेंट एडवोकेट है वो भी है जो पुलिस कार्रवाई करती है, उसके बाद कोर्ट में जाती है, कोर्ट में क्या होता है वो भी वो बता सकते हैं। बच्चों को जो कुछ पूछना हो इस टॉपिक जनशक्ति के टॉपिक से और पुलिस से संबंधित अगर कोई आप पूछना चाहते हो, कोर्ट के संबंधी कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग सब पूछ सकते हैं। कोई अब उसमें हिचक मत रखिए। सर थोड़ा सजेशन है सर, स्कूल में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। हम ये देखते हैं सर कि कुछ चीज ढर्रे में चल रही होती है, मतलब हम उस पर ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहे होते कि इसको हम इस तरह से ठीक भी कर सकते हैं। मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको। एक्चुअली सर हम लोग तो डेली मंडीदीप जाते हैं क्योंकि मंडीदीप में इंडस्ट्री है, वहाँ जाके मिसरौत के जाके एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा बनती थी क्योंकि मिसरौत की जो गांव है वहाँ से कुछ लोग एंटर करते थे हाईवे पे और कुछ जो कौन सा हॉस्पिटल है नेशनल वहाँ से भी कुछ लोग एंटर करते थे। तो वो जो तो मैंने ये चिट्ठी जो है अपनी एसोसिएशन की तरफ से माननीय विवेक जौहरी जी जब यहाँ पे डीसी थे उनको लिख के, लेकिन उसमें एक समस्या का समाधान तो उन्होंने किया लेकिन दूसरी समस्या रह गई। दूसरी समस्या बड़ी विचित्र है। क्या है, जब मंडीदीप से आप आते हैं तो मिसरौत थाना पड़ता है। अब थाने में सर क्या है, ऐसी गाड़ियां जो जीवन में पता नहीं कभी दोबारा से कोर्ट से बंद हुई हैं और वहां पड़ी रहती हैं, टूटी फूटी गाड़ियां, ट्रक्स, वो सड़क पे खड़ी हुई हैं और वो रोड को ब्लॉक कर रही हैं। मैंने उसके बारे में भी लिखा कि अगर ये हटा दी जाए यहाँ से तो कम से कम ट्रैफिक स्मूथ चल सके, लेकिन उसमें ऐसा क्या व्यवधान है, ऐसी क्या परेशानी है जो उसको हटाने में सरकार को बहुत दिक्कत होती है। एक तो ये चीज है। दूसरी बात मैं सर ये बताना चाहता हूँ, एमपी नगर जो चौराहा है जहाँ पे हम आप देखते हैं कि वो जोन 2 है और जोन 2 से जब हम जोन 1 या कस्तूरबा जो अपना ब्रिज है इस ब्रिज पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो नंबर ऑफ सेकेंड्स है बेसिकली वो उस साइड को जो जोन 2 से आता है उसको सिर्फ 15 सेकेंड दिए, जबकि आज वहां पे इतना ट्रैफिक हो चुका है कि 15 सेकेंड में 5 से 10-15 गाड़ी ज्यादा निकल नहीं सकती। तो कम से कम अगर वहां लोग बैठे हुए या जो भी मॉनिटर कर रहे हैं वो ये देखें कि 15 से जगह ठीक है, कहीं पे अगर आप 30 सेकंड करेंगे तो दूसरे वाले को जो 60 में निकलने का मौका उसको 90 सेकंड मिलेगा, लेकिन 30 सेकंड से ट्रैफिक तो कम से कम क्लियर होगा। तो पीछे से क्या होता है सर, जो आदमी डेस्परेट होता है तो रेड लाइट होने के बाद भी वो क्रॉस कर जाता है और वहां पे एक्सीडेंट की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें कम से कम ये चीज वहां पे ऑब्जर्वेशन पे रहनी चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए कि कहाँ से ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसको हम ज्यादा टाइम दे सके जिससे वो निकल सके ट्रैफिक। और दूसरा नियम का सर जो रेड के बाद येलो का ग्रीन, तो जो लोग येलो के बीच में जो ट्रैफिक से जो तोड़ के निकलते हैं तो उस पे खैर मैं कार्रवाई के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि ये तो ऐसा है कि आदत की बात है, जैसे हम स्वच्छता के बारे में बात करते हैं वही सीखने की बात है। पर हम कुछ अगर टाइम को बढ़ा सकें तो उससे सर क्या होता है कि जो आदमी का डेस्परेशन थोड़ा कम होता है, उसको क्लियरेंस ज्यादा मिलती है, तो एटलीस्ट कम से कम एक एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। तो ये 2 बहुत बड़ी बात है। एक तो मेरा प्रश्न ये था कि सर वो गाड़ियां क्यों नहीं हटती जो कि किसी काम की नहीं है, वो मतलब सालों साल से ना तो कोर्ट को उससे मतलब है ना जिसकी गाड़ी पकड़ी गई है उसको कोई मतलब है, और वो संभाल के रखी जाती है पूरी मतलब रोड पे और मिसरौत थाने के लोग उसकी देखभाल करते रहते हैं। उसका क्या मतलब निराकरण हो सकता है? आपकी दोनों समस्याएं बट अगेन आई डोंट नो बच्चे बोर तो नहीं होंगे उसका जवाब दें। जो सबसे पहले आपने बताया कि सभी थानों में ये स्थिति है कि बहुत सारा जल्दी का माल पड़ा है, एक्सीडेंटल गाड़ियां बढ़ी हैं और इसमें कई मतलब वाकयात भी हुए हैं। जैसे मुझे ध्यान है कि कई बार हमारे यहाँ थानों में 2 हवालात होते हैं, एक पुरुष हवालात होता है, एक महिला हवालात होता है। जनरली थानों में महिलाएं को अरेस्ट नहीं किया जाता, तो
जनरली वो खाली रहता है। तो एज यूजुअल थानों में स्पेस कम रहती है, तो वहां पे जो जब्ती का माल होता है वो भर दिया जाता है। विशेष रूप से जो लिकर पकड़ा जाता है वो जनरली भरा जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो सालों तक पड़ा बोतल टूट जाती है या फिर कोई और समस्या होती है और उसमें सांप निकलते हैं जब सफाई हो रही होती है, और एक दो बार हमारे सिपाहियों को भी सांप ने काट लिया। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब इसका हल क्यों नहीं हो सकता है वो भी मैं बता सकता हूँ आपको कि जो भी प्रॉपर्टी, ये जो केस में प्रॉपर्टी सीज की जाती है, दिस बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट एंड टिल द कोर्ट ऑर्डर्स इट वी कैन नॉट डिस्पोज इट ऑफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस प्रकरण का निकाल हो जाता है तो अगेन यू नो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाता है, अगेन द सेम प्रॉब्लम्स कम। सेकंड, अगर उसका फाइनल डिस्पोजल हो भी जाता है देन देयर इज ए लॉन्ग प्रोसेस कि उसका ऑक्शन होगा और ऑक्शन के बाद उसका डिस्पोजल होगा। दिस इज वन एस्पेक्ट। देन देयर आर लॉट ऑफ एक्सीडेंट केसेस जिसमें कि गाड़ियां सीज होकर के पड़ी रहती हैं, चोरी होती है गाड़ियां, वो मिल गई हैं, वो भी सीज होकर पड़ी हैं। उसमें जब हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी से बात करी कि भाई ये इंश्योर्ड है आप उठा लीजिए, तो इनफैक्ट दे आर आल्सो नॉट रेडी टू टेक इट अप, तो साहब इसको उठाने में ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसको हम उठा के कहां ले जाएंगे। सो दीस आर द सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बीच में कई बार इसमें विशेष अभियान भी चलाए कि इनको डिस्पोजल किया जाए। जो नीलामी होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, एसडीएम के पास पावर्स है, वो अखबार में निकालेंगे, फिर इतना समय लगेगा जिसमें कोई क्लेम नहीं करेगा, फिर उसको बेची जाएगी और बेचने के बाद उसमें जो सेल प्रोसीड्स आएंगे वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा होंगे। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड एज यूजुअल लो कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट सब डिपार्टमेंट्स के पास है, उनके पास भी ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है, हमारा भी प्रायोरिटी एरिया नहीं है, तो हम प्रायोरिटी एरिया को निपटाते रह जाते हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। दिस इज द फैक्ट नंबर 1। नंबर आपने जो दूसरी बात बोली ट्रैफिक की हीट लाइट, उसमें टाइमिंग इतना कम है कि उसमें गाड़ियां नहीं निकल पाती। ट्रैफिकिंग का बहुत इंजीनियर्ड है, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। उसके लिए बहुत आपको देखना पड़ता है कि कहां पर आपकी ट्रैफिक लाइट एक पर्टिकुलर लेवल के ट्रैफिक तक ही लाइट उपयोगी रहती है। हम एक किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ ट्रैफिक तक ही हम सर्कल बनाते हैं, रोटरी बनाते हैं। अगर आप उसको रोटरी को ट्रैफिक बढ़ने के बाद नहीं हटाएंगे तो आज जैसे पॉलिटेक्निक पे हमेशा आपको जाम लगा मिलता है। सिमिलरली ट्रैफिक लाइट की भी एक समस्या वो है कि अगर आपका 15 आपने अगर ज्यादा सब जगह 1-1 मिनट लग दिया, then you have to wait for 5 minutes to get a clearance from one line, और उसमें भी आपका 1 मिनट में शायद वो ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा। इसकी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आए हैं। नाउ देयर आर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, वो अपने आप ही स्कैन करते हैं कि कितनी गाड़ी निकलने के बाद उसको लाल कर देंगे, हरी कर देंगे। दिस इज ऑलरेडी देयर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ट्रैफिक उस चौराहे पर ज्यादा है तो वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसमें हम फ्लाईओवर्स बनाते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ रोटरी बनाते हैं जिसमें ज्यादा ट्रैफिक कैटर कर सके। सो नाउ वी आर इन दैट स्टेज व्हेन वी रिक्वायर फ्लाईओवर्स। द मोमेंट आप उसका टाइम बढ़ा देंगे कि आपको 25 सेकंड बढ़ा देंगे या 30 सेकंड बढ़ा देंगे, आपका टाइम बढ़ जाएगा। Then the same problem who are standing on the other side of the road, they will be cursing you. कि साहब उधर बढ़ गया, हमारा नहीं हुआ। आप सबका बढ़ाएंगे, then your waiting time also increases. So now एक पर्टिकुलर लेवल तक तो किया जा सकता है, उसके बाद it has to be so designed कि उसको फ्लाईओवर बनाया जाए या we have to devise something कि उसको अंडरब्रिज बनाया जाए कि जहाँ से निकाला जाए। So that is the only issue. Otherwise आप उसको कैटर नहीं कर पाएंगे। I would like कोई बच्चे पूछे जो yes आपके पास माइक भेज सकेंगे। सर मैं ट्रैफिक जाम के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब मैं 21 तारीख को स्कूल जा रही थी तो मोड़ पर रेड येलो ग्रीन भी नहीं रहता है, तो फिर गाड़ियां फंस जाती है, बस जाम लग जाता है, तो लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए। बहुत महसूस हुआ। इसमें बेटा दोनों बातें हैं। एक जो हम जैसा अभी आपने भी बताया था कि एक ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए हमारे बीच में, जो हम लोग सड़क यूज करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियों का उपयोग करते हैं, हमारे में ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए। और
थोड़ा सब्र होना चाहिए। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें जनरली वो आदमी, जैसा आपने बताया कि रेड लाइट पर भी हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों का ये मानना है कि शायद हम 25 बार तो रेड लाइट क्रॉस कर लें बिना किसी एक्सीडेंट के, कब 26वीं बार कब होगी ये मालूम नहीं है। दूसरा वाला सोच रहा है कि मेरी तो ग्रीन है तो रेड लाइट पे एक्सीडेंट होना ही संभावना है अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे। तो नंबर 1 तो ये प्रॉब्लम हो गई कि हमको थोड़ा ट्रैफिक सेंस रखनी चाहिए, सिविक सेंस रखनी चाहिए, दूसरे नागरिकों का, दूसरे अपने ही समाज के लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी भी सुविधा को देखना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, जहां तक आपने बताया कि हमको उन चौराहों पे जहां पर की ट्रैफिक लाइट नहीं है और आज की तारीख में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, तो हमारा काम है कि वहां पर हमको ट्रैफिक लाइट लगानी चाहिए या वहां पे हमें आदमी लगाने चाहिए जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। तो आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, लेकिन अगेन यही समस्या है कि ये बहुत एक विशियस सर्कल है कि हमारे पास आदमी नहीं है, नगर निगम के पास ये ट्रैफिक लाइट का काम जो है वो नगर निगम करती है, उनके पास, नगर निगम के पास उतने वित्तीय संसाधन नहीं है कि वो ट्रैफिक लाइट लगा पाए। वो दूसरे सड़क बनाने में, हॉस्पिटल में, बिजली प्रदाय, स्ट्रीट लाइट प्रदाय करने में, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें खर्चा होता है। और हम लोग जो है समय पर टैक्स नहीं देते, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, तो ये एक विशियस सर्कल है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती तो हमको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो हम दूसरी जगह चाहते हैं। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि यूरोप में, फला देश में तो ट्रैफिक इतना डिसिप्लिन्ड है, वहां तो बिल्कुल सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी रहती हैं, वहां तो बिल्कुल धूल भी नहीं दिखती है। तो ये जब ही सब हो सकता है जब हम लोग अपने देश के प्रति नजरिया बदलें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, केवल राइट्स की बात नहीं करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझें। सर एक क्वेश्चन मेरा था, सर प्लीज एक क्वेश्चन मेरा था आपसे। अच्छा लगा ये सुन के बच्चे ने क्वेश्चन उठाया, सर ट्रैफिक में स्कूल नहीं पहुंच पाए। मैं डॉक्टर विजय कुमार एक साथ टीम से आपका अभिनंदन और सम्मान स्वरूप निवेदन करता हूं आपसे कि जब मैं सिटी से निकलता हूं, हमीदिया हॉस्पिटल से, जेपी हॉस्पिटल से, कस्तूरबा से, तो जिस अंदाज से वहां पे जो ठेले लगाए जाते हैं या जाम लगाया जाता है, सब मैं कैसे डिपार्टमेंट पहुंचता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो क्राउडी वहां पर अतिक्रमण करके रखे गए हैं क्षेत्रों में। इस्माइल भाई ने पहले कहा कि हमें भोपाल का एक सपना पूरा करना है। सर जब कोई अतिथि घर में आता है तो सबसे बाहर देखता है सर की नेम प्लेट, इतना अच्छा मकान, तो मेरे भोपाल की यही पहचान है कि जब बस स्टैंड पे तो देखूं वाह कितना अच्छा मेरा भोपाल दिख रहा है। हमीदिया हॉस्पिटल ये स्थिति है हमारे यहाँ कि हम वहां तक ट्रेन किस तरह से आती है, पेशेंट कैसे आता है, बस सफर समस्या नहीं है। ठेलों और 20 रुपए में, माफ कीजिएगा, ट्रैफिक जो है नगर निगम रसीद काट के उनको वहां पर कब्जा देती है। और वुड इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आया कि सर आप इंदौर लेके आए। सर मैंने एमवाई देखा है, एमजीएम देखा है और मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम शहर, स्वच्छ शहर देखा है, क्योंकि आपके जवाब सुन के मुझे अच्छा लगा कि सर मैं इंदौर रहा। तो मन में क्वेश्चन आया क्यों ना आपसे पूछा जाए कि क्या मेरा भोपाल इंदौर हो सकता है? क्या मेरे भोपाल को आप इतना स्वच्छ बना सकते हैं? क्या ट्रैफिक मुक्त लोग चाहते हैं आप कि मेरा शहर ट्रैफिक मुक्त हो या अतिक्रमण मुक्त हो? देखिए आपने बहुत, आपको, आप डॉक्टर हैं, आई थिंक यू आर बोथ क्वालिफाइड। हमें ये भी सिखाया जाता है कि अपनी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं, सब कुछ संभव है प्रोवाइडेड हम मन में ठान लें। और अगर भोपाल की जनता ठान ले कि हमको ये करना है तो क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अतिक्रमण हम ही करते हैं, करप्शन लेवल हमारे से ही है, सफाई रखनी है वो भी हमारी जिम्मेवारी है। आपने बोला वहां पे जाने के लिए सब काम हमारा है, हॉस्पिटल साफ रखना है तो भी हमारा काम है, अगर हम गंदगी नहीं करें तो नहीं होगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि दूसरा ये करेगा, नगर निगम वाले का काम है कि सफाई करे, नहीं हो सकती। जो रिसोर्सेज हैं इतने कम है कि उनसे वो नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल निजी अपनी ये बात सोचे कि साहब ये हमारी जवाबदारी है, चाहे स्वस्थ अपना रखना हो, नियमों का पालन करना हो। सरकार ने बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, सबके लिए बनाए गए हैं, अगर हम उसका पालन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब आप जो बोलते हैं कि साहब मैं तो, आप हमीदिया छोड़िए, जो टीटी नगर का जो अपना न्यू मार्केट है, इसमें अंदर जाइए कितनी भीड़ रहती है,
उसमें अंदर ट्रैफिक भी घुस रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाहर के देश में बहुत सारी लाइन, डेडिकेटेड लाइन होती है ट्रैफिक की, हिसाब इस पे ये चलेगा, इस पे इतनी स्पीड लिमिट वाली गाड़ियां चलेगी, इस पे ये चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जगह नहीं है, हमारे यहाँ इतनी तरह के गाड़ियां चलती हैं कि उस पे घोड़ा भी चलता है, बैलगाड़ी भी चलती है, ऑटो भी चलता है, साइकिल भी चलती है। तो आप सोच सकते हैं ट्रैफिक का क्या हो। तो ये हमको ही डिसाइड करना है, हमारी सरकार है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें ही पता है क्या करना है। अगर हम सोच लेंगे तो सब हो सकता है, नहीं सोच पाएंगे तो फिर कर्रा में कुछ सुधार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक प्रश्न सर I know this is a unending topic. We can discuss it for hours. टाइम सर हो गया है। नेक्स्ट चीज सर हम हॉस्टलर हैं, हॉस्टल से बाहर जैसे ही जाते हैं स्कूल सुबह 7 बजे तैयार होके, तो जो वहाँ पे रोड है तो वहाँ पे कुछ स्कूल हैं, तो लोग जो हैं वो कचरे अपने घर के जैसे सड़े खाने हो गए वो प्लास्टिक में करके ले जाके उस स्कूल के पास रख देते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी पशुएं आती हैं, गाय भैंस ये सब आके वहाँ पे खाने लगते हैं, सुअर भी हैं, और हम लोग जाते हैं पूरा कचरा हुआ रहता है, एकदम स्मेल गंदी आती है। तो सर वहाँ पे साफ नहीं होता है, और गाड़ियाँ तो आती हैं घर घर, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि कचरे देते हैं, लेकिन कुछ ले जाके ज्यादातर लोग वहाँ पे ही फेंकते हैं। सर इसे भी साफ करवाया जाए। आपका बिल्कुल कहना सही है। आपका कहना बेटा बिल्कुल सही है, पर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं ना जो अपना घर का कचरा निकाल के दूसरे के घर के सामने रख देते हैं। तो इसमें सुधार कैसे होगा? या तो हर घर पे कोई नगर निगम का कर्मचारी या पुलिस का कर्मचारी या किसी भी विभाग का कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता। ये बात तो आप मेरे ख्याल अच्छे से समझ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर हमको चाहे साफ रखना हो, सुरक्षित रखना हो, ट्रैफिक में सुधार करना हो, तो जब तक हम अपने नहीं सोचेंगे, हम लोग ये सोचते हैं कि साहब मैं क्यों सुधरूं जब दूसरे 100 लोग तो ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं क्यों सुधरूं। ये जो प्रवृत्ति है जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, आप ये छोड़ दीजिए कि दूसरा क्या कर रहा है, आप अपनी सोच लीजिए कि मुझे ठीक करना है, तभी सुधार आएगा। आप करते रहिए, ठीक करते रहिए तो सुधार आएगा। एक वो आपने पिक्चर देखी थी ना मुन्ना भाई वाली, बोले साहब आप ठीक करते जाइए, वो आदमी कभी तो सुधरेगा। वी होप कि वो सुधरेगा। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और क्योंकि अभी प्रश्न बहुत से दिख रहे हैं मुझे पीछे भी, यहाँ भी समय की एक सीमा है, मर्यादा है। आपसे बात कर लेंगे तो हाँ सर, बात कर लेंगे इंडिविजुअल आपसे, समय की बाहर बात कर लेंगे थोड़ा सा। तो समय की मर्यादा है, इसी मर्यादा के साथ मैं पुनः एडीजी मध्य प्रदेश शासन वर्तमान में जो है आदरणीय श्री विपिन माहेश्वरी जी का एक स्मृति चिन्ह देने हेतु आदरणीय श्री सुशील यादव जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष कार्यक्रम के आज उन्हें एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री संजय पांडे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको भी यह देखनी मन की बात देखने की। हाँ, एक संकल्प हो गया छोटा सा। निश्चित रूप से इस सेशन में बहुत ही अधिक सामाजिक जानकारियां मन की बात से लेकर भोपाल तक की बात हुई है। तो पुनः हम सभी आज के जो हमारे वक्ता हैं उनका जोरदार करतल ध्वनि से अनुरोध है कि वो हमारे समक्ष ट्राइबल्स के जो छात्र बैठे हैं उनसे और स्पर्श द्विवेदी जी के साथ भोपाल एक साथ टीम से अनुरोध है कि आप खड़े हो जाएं। एक हम छोटा सा संकल्प करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। सभी संकल्प की स्थिति में आ जाएं, हाथ आगे करके। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दूंगा तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने हेतु
पूर्ण इच्छा शक्ति से कार्य करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। आपकी बाईं ओर से हम एग्जिट करें। Thank you.